हाँ, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पढ़ते हैं। आपने सिंपल पेंडुलम आपको समझ में आया ना सबको, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट L/G सबको क्लियर है। अब मान लीजिए सपोज करिए ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है। यार बड़ा अच्छा अर्थ बना, गोल एकदम है। लेट अस सपोज अर्थ का जो आपका रेडियस है r कितना होता है, ये 6400 किलोमीटर्स, ठीक है। अब मान लो कहीं स्पेस में, दूर कहीं स्पेस से एक पेंडुलम लटक रहा है, लेट अस सपोज यहां से, ठीक है, बहुत दूर से एक आपका पेंडुलम लटक रहा है और उसका जो बॉब है, पेंडुलम का जो बॉब है वो आपके अर्थ के सरफेस तक इधर पहुंच रहा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा। इसलिए इसका नाम लेते हैं क्या, वेरी लॉन्ग पेंडुलम। क्या, वेरी लॉन्ग पेंडुलम, राइट। अब ये बॉब लटक रहा है, बॉब का मास है आपका स्मॉल m, करेक्ट। अब मान लीजिए आपने इसको बॉब को हल्का सा यहां से लेट अस सपोज आपने थीटा एंगल पर डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, थीटा एंगल आपने डिस्प्लेस करा, ठीक है। तो अगर आप थीटा एंगल डिस्प्लेस करेंगे और यहां से जब आपका ये जो आपका लाइन ज्वाइन कर रहा है, ये क्या है आपका रेडियस, ठीक है। अगर आप सेंटर से इसको कनेक्ट करेंगे बॉब को, ये जो बॉब का नया पोजीशन है, इसको अगर आप सेंटर से कनेक्ट करेंगे तो मान लेते हैं कि ये जो आपका एंगल है यहां पर बन रहा है आपका फाई, ठीक है। यहां पर थीटा, यहां पर फाई, ठीक है। ये एंगल कितना हो गया इस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला जो एंगल बनेगा वो हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा प्लस फाई, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये एंगल हो गया आपका 180 माइनस थीटा प्लस फाई, तो ये वाला जो एंगल है ये कितना हो गया, थीटा प्लस फाई, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है ना, और ये एंगल है 180 माइनस थीटा प्लस फाई, तो ये कितना हो गया, ये वाला एंगल आपका हो गया थीटा प्लस फाई। अब ये एंगल हमने क्यों निकाला उसको जरा समझिएगा। आपका जो वेट है, जो आपका इस बॉब का जो मास है स्मॉल है, अर्थ क्या करेगा, उसको अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। वेट कैसा फोर्स होता है, वेट वो फोर्स होता है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस बॉब का मास लेट अस सपोज आपका क्या है, स्मॉल m, ठीक है। तो हमने यहां पर बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो इसका जो वेट लग रहा होगा mg, वो किधर लग रहा होगा, सेंटर की तरफ लग रहा होगा ना। अब देखो इस mg को हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। एक कंपोनेंट आपका इधर कितना, mg cos थीटा प्लस फाई, और दूसरा जो आपका जो रिस्टोरिंग कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा आपका, इधर की तरफ लगेगा कितना, mg इधर की तरफ कितना लगेगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, तो f रिस्टोरिंग वो कितना होगा आपका mg sin थीटा प्लस फाई। यही फोर्स क्या करेगा, इस बॉब को वापस अपने मीन पोजीशन पे क्या करेगा, रिस्टोर करवाएगा, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स को हम किससे इक्वेट कर देते थे, इसको हम इक्वेट कर देते थे मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, विथ माइनस साइन क्या बताता था कि जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स है वो आपका अगर आपने इस डायरेक्शन में एक्स को डिस्प्लेस किया है तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब सवाल ये है, ये जो आपका x है, ये हम x को अगर इसको हम थीटा मान रहे हैं, तो यहां पर आपका जो बॉब डिस्प्लेस हुआ होगा उसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट, उसका हम थीटा मान रहे हैं, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा मान रहे हैं, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम x मान रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझना, यहां पर हम लिखने जा रहे हैं x इज इक्वल टू एल थीटा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, s इज इक्वल टू आर थीटा। सर्कुलर मोशन और लीनियर मोशन में आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से कनेक्ट करने वाला फॉर्मूला होता था, s इज इक्वल टू आर थीटा होता था। तो यहां पर जो आपका ये डिस्टेंस है ये क्या है, x, और x को हमने लिखा l इंटू थीटा लिखा। इसे x को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, x इज इक्वल टू आर इंटू फाई, x इज इक्वल टू आर इंटू फाई। इस वाले ट्रायंगल में x इज इक्वल टू आर इंटू फाई, इस वाले ट्रायंगल से x इज इक्वल टू एल इंटू थीटा लिख सकते हैं ऐसा। तो यहां से अगर आप ऐसा लिख देंगे तो आपका थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया x अपॉन एल, और आपका फाई कितना हो गया, फाई हो गया आपका x अपॉन आर हो गया। अब देखो अगर आपका ये एंगल थीटा प्लस फाई मान लेते हैं बहुत स्मॉल, अगर इफ थीटा प्लस फाई इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा प्लस फाई इज वेरी स्मॉल, अगर आपका थीटा प्लस फाई बहुत स्मॉल है तो आप क्या आप साइन थीटा प्लस फाई को अप्रोक्सीमेटली थीटा प्लस फाई के बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। तो आप इसको लिख दीजिए mg ऑफ
थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। या फिर आप इस माइनस को यहां लिख दीजिए, इसके साथ लिखना ज्यादा सही होगा क्योंकि जो आपका एफ रीस्टोरिंग है वो थीटा प्लस फाई के अपोजिट है, तो ये माइनस आपका यहां पर है और ये किसके बराबर है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर है, ठीक है। तो हमने यहां पर माइनस कर दिया। अब थीटा का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, पाई का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, उसको यहां पर पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एम जी, थीटा की जगह क्या एक्स अपॉन एल और फाई की जगह क्या एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। m से हो गया आपका m कैंसिल। अब आप देखो x को यहां से कॉमन निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर इंटू एक्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इंटू इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन a कितना आ गया, एक्सेलरेशन a आ गया आपका माइनस जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर इंटू एक्स। क्या आप इसको a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से आप इक्वेट कर सकते हैं? तो यहां से आपका ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आपका आ गया अंडर रूट जी इंटू 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर, और आपका टाइम पीरियड बोलने को बोलेगा तो 2 पाई बाई ओमेगा करके आप टाइम पीरियड निकाल लेंगे। तो ये आपका था, मान लीजिए वेरी 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 लॉन्ग अगर आपका पेंडुलम है तो उसके लिए आप टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ओमेगा और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे आपने देख लिया, ठीक है। लिखिए इसको, सबका मिटा दें। अच्छा देखिए, ये जो आपका ओमेगा का फॉर्मूला है, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर। अगर एल लेंथ ऑफ द पेंडुलम अगर आपका बहुत बड़ा है, बहुत आर से भी बहुत ज्यादा है, इस आर से अगर आपका एल बहुत ज्यादा है तो आप 1 बाई एल को क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो इस केस में हम ओमेगा क्या लिखेंगे, अंडर रूट जी अपॉन आर। आ रही है बात समझ में? तब जब आपका एल लेंथ ऑफ पेंडुलम अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा है। आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए कंपाउंड पेंडुलम। अगला हेडिंग डालिए कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड या फिर फिजिकल पेंडुलम, कंपाउंड या फिर फिजिकल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम या फिर आपका फिजिकल पेंडुलम। अभी तक क्या था सिंपल पेंडुलम में सिंपल पेंडुलम में क्या था कि आप एक मासलेस स्ट्रिंग लेते थे, जिस रस्सी से आप बॉब को लटका रहे थे उस रस्सी में कोई मास नहीं आप कंसिडर करते थे, और आपका बॉब जो होता था वो एक पॉइंट मास था ना, और उस पॉइंट मास को आप उसका एसएचएम करा रहे थे, उसके लिए आप टाइम पीरियड निकाल रहे थे। बट रियल लाइफ में जो आपका रस्सी होता है उसके पास मास तो होगा। रियल लाइफ में पॉइंट मास होना बहुत, रियल लाइफ में क्या मिलती है आपको, रिजिड बॉडी मिलता है, रिजिड बॉडी मिलता है ना, इसमें मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मास किसी एक खास पॉइंट पर ना होकर के पूरे लेंथ में आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है रिजिड बॉडी में। तो अगर मान लीजिए कि आपका एक रिजिड बॉडी है, लेट अस सपोज आपका एक इस प्रकार से आपका एक सपोज कर लिया आपका एक रिजिड बॉडी है, ठीक है। इस रिजिड बॉडी को आपने इसके इस पॉइंट के अबाउट आपने मान लीजिए हिंज करा हुआ है, इस पॉइंट के बाद आपने हिंज करा हुआ है, और अगर आप इस रिजिड बॉडी को हल्का सा यहां से डिस्प्लेस करेंगे, हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे, तो ये भी क्या करेगा, ये भी पेंडुलम की तरफ आपका इधर 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 आपका एसएचएम करना शुरू करेगा। तो अगर आपका एक रिजिड बॉडी एसएचएम कर रहा होगा जहां पर आपका यहां से लेकर यहां तक मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलेंगे, कंपाउंड पेंडुलम बोलेंगे। कंपाउंड पेंडुलम बनाने के लिए वो क्या करना है, कोई सा भी रिजिड बॉडी लीजिए और रिजिड बॉडी को उसके सेंटर ऑफ मास के अलावा बाकी किसी भी पॉइंट पर हिंज कर दीजिए। जब वो आपको ऑसिलेट करेगा तो वो क्या करेगा, एक आपका कंपाउंड पेंडुलम की तरह आपका काम करेगा, ठीक है। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, तो देखो जब ये बॉडी यहां पर था तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर होगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास यहां पर अगर होगा तो जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg वो इधर लग रहा होगा, और ये mg आपका इस पॉइंट के अबाउट पास कर रहा होगा, मतलब नेट टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। जैसे ही आपने इसको यहां से थीटा एंगल डिस्प्लेस करा, अब जो इसका सेंटर ऑफ मास है वो यहीं पर है, ठीक है। mg कहां लग रहा है, नीचे की तरफ आपका लग रहा है mg, और ये mg क्या करेगा, इसको मान लीजिए कि यहां से आपने इसको कितना एंगल रोटेट करा है, यहां से आपने इसको रोटेट करा है, लेट अस सपोज आपने रोटेट करा इसको थीटा एंगल, ठीक। अब ये जो आपका mg क्या करेगा, इस हिंज पॉइंट के बाद टॉर्क प्रोवाइड करेगा और ये आपका एसएचएम करना शुरू कर देगा, करेगा। मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां इसके सेंटर ऑफ मास के बीच का जो दूरी है वो है आपका l, ठीक है। पॉइंट ऑफ हिंज पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ मास के बीच का दूरी हम कितना मान रहे हैं, l। तो अगर ये l है तो इस mg का यहां पर टॉर्क कितना होगा, देखो इधर आपका कितना
ये आपका mg, अच्छा टॉर्क निकालना है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख लो, ये आपका l है ना, l है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस l sin थीटा, यहां से यहां तक दूरी l cos थीटा और ये वाला डिस्टेंस आपका l sin थीटा। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अगर ये l sin थीटा हो गया तो आपका mg का टॉर्क कितना हो गया, mg का टॉर्क हो गया mg इंटू l sin थीटा। और ये टॉर्क क्या होगा, ये टॉर्क नेगेटिव होगा क्योंकि जो आपका रीस्टोरिंग, अगर आपका थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। और ये बात समझ में, हमने क्या लिखा, टाउ रीस्टोरिंग लिखा, रीस्टोरिंग टॉर्क जो कौन प्रोवाइड कर रहा है, एमजी प्रोवाइड कर रहा है, और ये रीस्टोरिंग टॉर्क आपका थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए हमने यहां पर माइनस साइन का यूज किया है। ठीक है, ये बराबर किसके होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए आई इंटू अल्फा के। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट, आई इंटू अल्फा। आई किस एक्सिस के अबाउट, जिस पॉइंट पर आपने हिंज करा है, हिंज पॉइंट के, हिंज वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना, जिस एक्सिस के अबाउट आपने उसको हिंज करके रखा है उस एक्सिस के अबाउट यहां पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करेंगे। अब आपको पता है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर आपका थीटा बहुत ही कम है तो आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू हाउ मच, थीटा लिख सकते हैं। और अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एम जी एल थीटा इज इक्वल टू आई एच इंटू एल्फा। तो एल्फा कितना हो गया आपका, एल्फा हो गया आपका माइनस एम जी एल अपॉन आई एच इंटू व्हाट, इंटू थीटा। अब आप क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से इसको इक्वेट करेंगे तो आपको ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा आपका आ गया अंडर रूट एम जी एल अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज एक्सिस, और आपका टाइम पीरियड टी कितना आ गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई एच अपॉन एम जी एल। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत, कोई तकलीफ तो पूछ लीजिए, और अगर नहीं है तो लिख लीजिए। आज बड़ा अच्छा गोला बन रहा है भाई हमसे, क्या बात है, ऐसे रोज बनाएंगे टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, आज भी टेढ़ा है बट मतलब फिर भी पहले से ठीक बन रहा है। लेट अस सपोज आपके पास एक डिस्क है, ये यूनिफॉर्म मास का डिस्क है आपके पास, यूनिफॉर्म मास है इसका मास आपका m है, रेडियस इसका r है। आपने इसको यहां पर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर हिंज करा हुआ है और ये आपका स्मूथ हिंज है। स्मूथ हिंज कहने का मतलब कि यहां पर इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है। अब अगर इसको आप हल्का सा डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, एसएचएम करेगा, और जो एसएचएम करेगा उसका आपको टाइम पीरियड बताना है, ठीक है। फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अबाउट द मीन पोजीशन। अगर आपने इसको हल्का सा स्मॉल एंगल थीटा डिस्प्लेस किया तो इसका टाइम पीरियड आपको फाइंड आउट करके बताना है, बताइए। अभी आपके पास फॉर्मूला आया था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई एच अपॉन क्या, एम जी एल। इसमें आपके पास क्या क्या पता है आपको, इसका मास तो आपको दिया हुआ है, ठीक है। एल क्या होता था, एल डिस्टेंस होता था हिंज पॉइंट से लेकर के जो सेंटर ऑफ मास है वहां तक का डिस्टेंस होता था, ठीक है। तो आपका यहां पर एल कितना के बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई एच क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द हिंज एक्सिस। तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट आपको पता है कितना, mr²/2, और इसके अबाउट आप निकाल पाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा करके। तो आई एच अगर आप निकालने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, mr²/2 प्लस mr², मतलब कितना, 3/2 mr²। आया समझ में। अब इस आई एच को आप यहां पुट कर दीजिए तो आपको टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 3/2 mr² डिवाइड बाई क्या, mg, और l के जगह क्या रख देंगे, r। m से m कैंसिल, r से आपका ये भी कैंसिल, कितना आ जाएगा आपका, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3r अपॉन 2g। ये किसका हिस्सा है, ये आंसर किसका है, किसी का नहीं। क्यों, ये तो डायरेक्ट आपके सामने फॉर्मूला तो बना हुआ है, फिर क्यों नहीं है आप लोग का, गलती कहां की है। कल जो आप पढ़े थे वो सिंपल पेंडुलम था,
सिंपल पेंडुलम में आप एक छोटा सा बॉब होता था, उस बॉब को आप एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट करके उसको एसएसएम करवा रहे होते थे। यहाँ पर वैसा है क्या सिस्टम? यहाँ पर एक रिजिड बॉडी है, एक डिस्क है, डिस्क में पूरा यहां से लेके यहां तक हर जगह मास है। तो अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है तो आप सिंपल पेंडुलम वाला फॉर्मूला तो कभी नहीं लगा सकते हैं। तो आप क्या लगाएंगे? कंपाउंड पेंडुलम का फॉर्मूला। या आप सवाल पढ़ेंगे, सवाल पढ़ के आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पहला सिंपल पेंडुलम आपको क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। आपको एक रिजिड बॉडी दिख रही है, रिजिड बॉडी को आपने क्या करा हुआ है? ऐसे कनेक्ट करा हुआ है। आया समझ में? लिखिए, आपके पास अभी फॉर्मूला बनकर के आया कि अगर आपके पास एक रिजिड बॉडी है, अगर आपके पास एक कंपाउंड पेंडुलम है, कंपाउंड पेंडुलम को आप इस हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करा रहे हैं, तो आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया वो आया आपका t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई एच अपॉन व्हाट एम जी एल, जहां m था मास ऑफ द रिजिड बॉडी, l था क्या आपका हिंज पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ मास तक का क्या डिस्टेंस, और आई एच क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द हिंज एक्सिस। ठीक है, अगर आपको IH बोला जाए निकालने के लिए, IH मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज एक्सिस, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया IH निकालने के लिए आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर रहे हैं। पहले आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकाल रहे हो, जैसे अभी आप डिस्क के केस में निकाले थे। क्या किए थे आप? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस आप क्या कर दे रहे हैं? इसका मास इंटू यहां से यहां तक का जो दूरी आपका L है, ml²। यही तो कर रहे हो आप, है ना? जैसे अभी आपने डिस्क के केस में किया था। अब देखो, इस आई सेंटर ऑफ मास को क्या आप आई सेंटर ऑफ मास को mk² लिख सकते हो? किस किस को चमका? I इज इक्वल टू mk²। क्या आप लिख सकते हैं? ये k कहीं आपको देखा देखा सा लग रहा है? k फॉर कानपुर वाला k, क्या कहां वाला k? कांस्टेंट जो द स्प्रिंग कांस्टेंट। ओह, वही तो बोले k वाला कानपुर वाला k है। कौन बताएगा ये कौन सा k है? ये कौन सा k है जो बताएगा भाई? हम समझ जाएंगे कि वही पढ़ रहा है जो नहीं बता पाया। रेडियस ऑफ जाइरेशन। हाँ भाई, ये रेडियस ऑफ जाइरेशन है। दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के k मिलते हैं। एक कानपुर वाला k फॉर कपूर, समझ रहे हैं? k फॉर काजू कटलेट। तो अलग अलग प्रकार के k होते हैं। ये जो k आप यहाँ देख रहे हैं, आप आज ही रिजिड बॉडी रोटेशन में हमने आपको पढ़ाया था। रिजिड बॉडी रोटेशन में आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता था जरा बताइए तो आनंद। रेडियस ऑफ जाइरेशन, अगर आप पूरे बॉडी के मास को एक पॉइंट मास अज्यूम करके रेडियस ऑफ जाइरेशन पे रख देंगे तो उसका उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जितना उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट है। तो आप आई सेंटर ऑफ मास को mk² लिख सकते हैं क्या? इसके पूरे मास को अपने पॉइंट मास मान लिया, और k क्या आपका? रेडियस ऑफ जाइरेशन। मतलब सारा का सारा मास रेडियस ऑफ जाइरेशन पे रखा हुआ, उतना ही आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहा है जितना आपका आई सेंटर ऑफ मास के बराबर है। तो हमने क्या लिखा? इस आई सेंटर ऑफ मास को लिखा mk²। तो आपका IH कितना हो गया? IH हो गया आपका mk² प्लस ml², मतलब कितना? mk² प्लस l²। आया समझ में? अब इस सेम चीज को आप यहां डाल दीजिए, 2 पाई अंडर रूट mk² प्लस l² डिवाइडेड बाई हाउ मच? डिवाइडेड बाई mgl। m सेल हो गया, m सेम हो गया आपका m कैंसिल। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? टाइम पीरियड आपका आ गया 2 पाई अंडर रूट k² अपॉन l प्लस l अपॉन इंटू 1/g। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ही लिख दो अच्छे से, यहां पर आपका g लिख दो नीचे, ठीक है। अब देखो, अगर आपका L मान लेते हैं, अगर आपका L बहुत छोटा है, इफ L टेंड्स टू 0, अगर आपका L बहुत छोटा है, मतलब L बहुत छोटा होने का मतलब क्या कि आपने इसके सेंटर ऑफ मास जो है इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर आपने इसको हिंज किया हुआ है। बहुत, जो आपका हिंज पॉइंट है वो इसके बहुत नजदीक है। L अगर आपका बहुत छोटा है तो देखिए ये तो बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा, ठीक है। बट जब डिनोमिनेटर में है तो किसी भी नंबर को अगर आप बहुत छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? इन्फिनिटी, बहुत ज्यादा बड़ा आएगा रिजल्ट आपका। तो आपका जो k²/L हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका k²L टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो आपका जो टाइम पीरियड वो क्या हो जाएगा? टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा। अगर आपका L बहुत छोटा है तो टाइम पीरियड क्या होगा? टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। अच्छा, अगर आपका L बहुत बड़ा है, इफ L इज बहुत बड़ा, अगर मान लीजिए L बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? किसी भी नंबर को अगर आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे ये पूरा हो गया आपका 0, बट ये तो है अभी,
और ये आपका कितना है इन्फिनिटी, तो फिर से आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, फिर से आपका इन्फिनिटी, है ना। तो अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, अगर आप एक टाइम पीरियड वर्सेस एल का ग्राफ ड्रॉ करते हो, मान लो टाइम पीरियड वर्सेस एल का, जब आपका एल बहुत छोटा था, जब जीरो के नजदीक था, बहुत छोटा था, तो टाइम पीरियड क्या था, इन्फिनिटी बहुत ज्यादा हाई था, आपका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हाई था, है ना। और फिर जब आपका एल बहुत ज्यादा हाई हो गया, मान लीजिए आपका एल बहुत हाई हो गया, तो जैसे आपका एल बहुत ज्यादा हाई हुआ, फिर से आपका टाइम पीरियड क्या हो गया, टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया। जब आपका एल कम था तो भी आपका टाइम पीरियड ज्यादा, जब आपका एल इन्फिनिटी बढ़ा तो भी आपका टाइम पीरियड ज्यादा। बीच में कोई एक ऐसा एल भी आया होगा, कोई एक ऐसा एल भी आया होगा जहां आपका टाइम पीरियड क्या हुआ होगा, मिनिमम हुआ होगा। कोई एक पर्टिकुलर एल पर टाइम पीरियड क्या हुआ होगा, कम होकर के अपना मिनिमम वैल्यू पे को भी अचीव किया होगा। तो वो आपका एल कौन सा वैल्यू है, वही हम लोग निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे, ये जो आपका फंक्शन आया है टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ एल, किसी भी आप मैथ्स में पढ़ेंगे, या फिर मैथ्स में हो सकता है आप पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे क्लास 12th में आकर के, किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ये क्या है, टाइम पीरियड इज अ फंक्शन ऑफ एल, ये क्या है आपका 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर बाई एल प्लस एल अपॉन जी, ये क्या है, टाइम पीरियड एल का फंक्शन। आप इसको क्या कर देंगे, बैठिए। तो देखिए टाइम पीरियड एज अ फंक्शन ऑफ एल आपको पता है, आपको निकालना है कि किस एल के वैल्यू के लिए आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एल। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो आपका के स्क्वायर बाई एल, ये आप पहले यहां तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस ग्राफ को बनाइए, यहां तक लिखिए। तो देखिए आपके पास टाइम पीरियड इज फंक्शन ऑफ एल आपको पता है, आपको निकालना है कि किस एल के वैल्यू के लिए टाइम पीरियड आपका मिनिमम होगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपका है के स्क्वायर अपॉन एल प्लस एल, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, के स्क्वायर इंटू एल टू द पावर -1 प्लस एल लिख सकते हैं। आप क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ एल, तो आप क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, के स्क्वायर ये आपका -1 यहां आ जाएगा और एल टू द पावर -2 प्लस 1, तो माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस 1 शुड बी इक्वल टू क्या, 0। ये आप क्या कर रहे हैं, ये जो आपका फंक्शन है, ये आपका जो फंक्शन है एल के साथ, इस फंक्शन को आप क्या कर रहे हैं, एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आप क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसको आप किसके इक्वल करते हैं, 0 के इक्वल करते हैं, ठीक है। तो आपका ये आप लोग पढ़े हैं, पहले मैक्सिमम मिनिमम पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं। अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए आपका कोई सा भी फंक्शन है f(x), ठीक है, मान लीजिए आपका x के साथ ये फंक्शन वेरी कर रहा है, y इक्वल टू आपका f(x) आपके पास मान लीजिए कोई फंक्शन है। अगर आपका इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना होता है तो आप क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, और डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपका फंक्शन आता है f'(x), इसको आप इक्वेट कर देते हैं किसके, 0 के, और 0 के इक्वेट करके फिर जैसे भी हम यहां पर कर रहे हैं, आपका फंक्शन है l के साथ, इसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया l के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट किया तो आपका ये फंक्शन आया। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 के साथ इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया के स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो यहां से k का वैल्यू कितना आ गया, l के बराबर। आया बात समझ में। तो इसका मतलब है कि जो आपका फंक्शन होगा, ये फंक्शन मिनिमम कब होगा, जब आपका k का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, l के बराबर, या फिर आपका जब l का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर। मतलब आपको अभी जो ग्राफ आपने बनाया था, तो आप देख रहे थे कि l आपका बहुत कम था तो टाइम पीरियड इन्फिनिटी था, l बहुत ज्यादा था तो टाइम पीरियड फिर से आपका इन्फिनिटी पहुंच जा रहा था, और आपका दोनों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर l के लिए आपका टाइम पीरियड क्या हुआ था, मिनिमम हुआ था। तो वो उस पर्टिकुलर l पर आपका कितना वैल्यू होना चाहिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन k के बराबर होना चाहिए। जब आपका L k के बराबर होगा तो टाइम पीरियड कितना होगा, मिनिमम होगा। तो अगर आपके पास L का वैल्यू आ गया है तो अब आप इस फॉर्मूले में L के क्या कर दीजिए, आप L की जगह k डाल दो। अगर आप L की जगह इसमें k डालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर डिवाइडेड बाई L की जगह डाल दो k प्लस यहां पर भी k डिवाइडेड बाई g। आपका क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका टाइम पीरियड कितना आ गया, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अंडर रूट 2k बाई जी। आया समझ में। अगर आपसे बोल दिया जाए कोई कंपाउंड पेंडुलम दे करके फाइंड द टाइम पीरियड फॉर मिनिमम ऑसिलेशन, या फिर फाइंड द मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 पाई अंडर रूट 2k बाई जी, जहां k क्या है आपका, रेडियस ऑफ जाइरेशन। आया समझ में, लिख लीजिए।
आपके पास सवाल है कि आपके पास एक डिस्क है, डिस्क का मास आपका m है और रेडियस r है, यूनिफॉर्म डिस्क है, मास m रेडियस r का। आपको पता करना है कि इसको सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर हिंज किया जाए ताकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपका क्या हो, मिनिमम हो। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास where the disc should be hinged, for minimum time period. Also find the minimum time period. बता कीजिए। इसमें आपको डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो हमने आपको पहले ही करके बता दिया है कि जब भी आपसे मिनिमम टाइम पीरियड पूछेगा तो कब होगा मिनिमम, जब आपका L किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर हो जाएगा। तो आप सिंपल यहाँ निकालिए इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना होगा। अगर आपका रेडियस है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है, mr²/2 होता है। और इसको आप किससे इक्वेट कर दीजिए, m(k)² से, तो आपका रेडियस ऑफ जाइरेशन मिल जाएगा। आपका k कितना आ गया, आपका k आपका आ गया r/√2। मतलब आपको अगर इसका मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए तो आप इसको सेंटर ऑफ मास से कितना ऊपर हिंज करेंगे, इसके k दूरी के बराबर, k = r/√2 पर आप हिंज करेंगे तो जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम आएगा। आया समझ में। अब निकाल लीजिए, आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके सामने बना हुआ है, 2π√2k/g, यही फॉर्मूला आया था ना अभी। अब यहाँ पर k का वैल्यू आप डाल दीजिए, 2π√2 इंटू k की जगह डाल दो r/√2/g, क्या हो जाएगा ये 2π√√2r/g। आया समझ। जब भी मिनिमम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछे तो मिनिमम टाइम पीरियड कब होगा, जब आपका डिस्टेंस जो हिंज पॉइंट है वो सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर होनी चाहिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन के बराबर दूरी पर होनी चाहिए। तो रेडियस ऑफ जाइरेशन डायरेक्ट निकालो, रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल गया, इस फॉर्मूले में डालो, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। लिखिए